उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज जैसे कि आपको पता है कि मैं संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति को लेकर के बारी बारी से वीडियोस लेकर के आया हूँ। आज से पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 4 नंबर की है, और संख्या प्रणाली की बेसिक वीडियो के बारे में आजकल बात चल रही है, ठीक है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं 1 बाय 1 करके। अगर आप पिछली कुछ वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के संख्या प्रणाली के नाम से ही वीडियो सेव हैं प्लेलिस्ट में, आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, तो आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राकृत संख्याओं की कुछ मुख्य बातें। मतलब इसको जान लेना इतना जरूरी है, चाहे आप किसी एकेडमिक परीक्षा में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको प्राकृत संख्याएं सभी को पता होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ इतनी ऐसी खास बातें होती हैं जिनके बेस पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़ो, कुछ लोग बाहर चलते फिरते आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो और उनका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आपको पता होती है प्राकृत संख्या क्या है, लेकिन इन बातों के बारे में जानना कोई लोग उचित नहीं समझता। तो मैं आपके सामने इसकी कुछ खास बातें आज लेकर के आया हूँ। बिना समय को व्यर्थ किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक जो हमारे पास में है प्राकृत संख्याओं की मुख्य बातें। तो इसमें मुख्य बातें बताने से पहले चलो आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। प्राकृत संख्याओं को फटाफट हम देख लेते हैं एक बारी में। प्राकृत संख्याएं अंग्रेजी में इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं को क्या कहता है, नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है, नेचुरल आपके पास में, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, नहीं आपके पास में नंबर। थोड़ा सा इंग्लिश में भी ध्यान रखें क्योंकि मजबूरी है हमारी, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपके पास में ये जो हमारी गिनती है, जो काउंटिंग में यूज होने वाली गिनती है, समझ में आ रही बात, तो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इनके अंदर कुछ खास बातें होती हैं, उन्हीं के बारे में आप डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बात और बता दें, इनका अगर एक समूह बना लिया जाए, एक समुच्चय बना लिया जाए, समुच्चय का मतलब होता है कुछ चीज़ों को इकट्ठी कर लेना, एक जैसी चीज़ों को इकट्ठी कर लेना। समुच्चय को आपने बड़ी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको समुच्चय के बारे में पता हो। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि समुच्चय का मतलब है इनको एक समूह में रख दिया गया। कैसे समूह में, कि उस समूह का नाम लिखा n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, और उसको इस तरीके के ब्रैकेट में रखा गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी आपके पास में ये अपरिमित है, पता नहीं है कि कहाँ तक होगा। तो इस यानी कहने की बात, ये जो करली ब्रैकेट बनाया है इसको कहा गया एक समुच्चय, सेट कहा गया। यानी कि ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर्स का है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का है। अब इन्हीं के बारे में हम बारी बारी से कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखेंगे, और वो शायद आपको कुछ बातें पता भी होंगी और कुछ बातें आपको नहीं भी लगेंगी। तो मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्किप कर करके मत देखें। आपको अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए आप शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास में है प्राकृत संख्याओं में, वो ये है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बारे में जानने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमने जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उनको क्या करते हैं, एक संख्या रेखा पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में ऐसे चलता चला जाएगा अनंत तक आपके पास में। तो ये संख्या रेखा है हमारे पास। संख्या रेखा पर हम प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो आप देख लें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये वाली होगी 1, ठीक है। नहीं, बहुत दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोच लेना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी हमारे पास में। सबसे छोटा नेचुरल नंबर संख्या 1, ठीक है, होगी। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता है, तो आप दिमाग में डाल लें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, वो आपको 0 भी ऑप्शन देगा, तो दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि 0 पे टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दूसरी खास बात क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ठीक है,
सबसे बड़ी प्राक संख्या। मैंने आपको बताया था कि इस संख्या रेखा के पर अगर हम पे डिस्कस करें तो इधर से जब चलेंगे तो संख्या बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन हमने इस जो हमारा जो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें समस्या कहाँ पैदा हो रही है कि ये जो सेट है ये अपरिमित है। अपरिमित का मतलब जिसका कोई निश्चित अंत नहीं है। तो हम इस नंबर लाइन को कभी भी ये एक खास संख्या पे जाके रोक नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या को परिभाषित करना संभव नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राक संख्या अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं की जा सकती। परिभाषित नहीं की जा सकती। अगर आपको देखते देखते थोड़ा स्पीड तेज लग रही हो, ठीक है, तो आप एक काम करें, बीच बीच में स्क्रीनशॉट आप ले लें। जब आप वीडियो को देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा जो पॉइंट है, परिभाषित क्यों नहीं की जा सकती वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा भी, कि क्रमागत, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कौन सा? बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे क्रमागत शब्द का यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है क्रमागत का। क्रमागत प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत, जैसे कि हिंदी में अगर आप ध्यान दो, कर्म से आगत, कर्म से आने वाली, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एक क्रम लिखा आपके सामने, मैंने लिखा 12, 13, 14, 15, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? कर्म से आने वाली, ये कर्मागत है। कैसी हैं? कर्मागत संख्याएं हैं। अगर मैंने आपके सामने संख्या लिखी 1, 3, 7, 9, 10, तो ये कैसी संख्याएं हैं? क्या ये कर्मागत है? क्योंकि ये कर्म से नहीं आ रही हैं। 1 के बाद 3, 2 बीच में गायब हो गया, तो ये कर्मागत संख्याएं नहीं है। प्रश्न के अंदर आपके पास में कर्मागत संख्याओं को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए कर्मागत को भी जान लेना जरूरी है। लेकिन अगर कभी हमें सवाल के अंदर कर्मागत संख्याएं माननी हो, कर्मागत संख्याएं बीजगणित के अंदर अगर आपको क्रमागत संख्याएं कभी माननी हो, बीजगणित का मतलब है कुछ सवाल आपको दे दिए जाएं, उसके अंदर क्रमागत संख्या माननी हो, तो सबसे पहली संख्या आप x मान लें। दूसरी संख्या आप क्या मानोगे? x + 1। ये 1 क्यों किया गया? क्योंकि आप देखो कि इस प्राकृत संख्याओं के प्रत्येक संख्या के बीच में जो अंतर होता है 1 का होता है। 1 में 1 जोड़ा तो 2 बना, 2 में 1 जोड़ा तो 3 बना, 3 में 1 जोड़ा तो आपके पास में 4 बना। तो इसी तरीके से पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, फिर x + 3, x + 4। जितनी भी आपको इच्छा होगी, जितनी मन करे उतने आप संख्या इसमें से ले सकते हो आसानी से। मैं समझ रहा हूँ क्रमागत को लेकर के भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। और भी पॉइंट नंबर 4, चलिए पॉइंट नंबर 4 आपके पास में क्या होता है कि अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याएं, ये पॉइंट भी समझ लेना जरूरी है, ठीक है। अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याएं। एक संख्या रेखा की अगर हम बात करें, ये संख्या रेखा है, इस पे यहां से शुरू हमने क्या किया, क्या शुरू किया हमने यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी आगे तक कहाँ तक जाएगा? ये आपके पास में अनंत तक जाएगा। ये एक संख्या रेखा है प्राकृत संख्याओं की, ठीक है। तो अगर हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या की बात करें, इसमें से कोई एक संख्या, जैसे मैंने 4 उठाई, क्या उठाई? 4 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली, और पूर्ववर्ती मतलब पीछे आने वाली। इसके आप पहले शब्द से याद रखने की कोशिश करें। ए मतलब आगे, प मतलब पीछे। समझ में आई बात? नहीं तो आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे फिर, है ना। तो आप अनुवर्ती का मतलब आगे आने वाले, 4 की अनुवर्ती कितनी होगी? 4 की अनुवर्ती आपके पास में होगी आगे आने वाली 5। समझ में आई बात? और 4 की अगर हम कहें पूर्ववर्ती, आपके पास में क्या होगा? आपके पास में 3 होगी। ये समझ में आ रही बात? यानी कि किसी भी संख्या की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती निकालनी है। अनुवर्ती में क्या होता है, मैं इसको दोबारा से फिर बता रहा हूं कि अगर आपको अनुवर्ती निकालना हो तो 4 में 1 जोड़ देंगे, और पूर्ववर्ती निकालना हो 4 में से 1 घटा देंगे। यानी कहने के बाद ये 5 आ जाएगा और ये आपके पास में 3 आ जाएगा। समझे नहीं आप बात? तो ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का कंसेप्ट है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया वाला, एक नोट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको समझ लेना वो जरूरी है। वो सवाल पूछता है क्या एक संख्या जो 1 है,
किसी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती संख्या है? ये सवाल है, ध्यान दीजिए जरा कि क्या एक किसी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती संख्या है? अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली। आगे तो जब आएगा कोई जब उसके पीछे कोई होगा। बात समझने की कोशिश करें, आगे तो तब आएगा कोई जब उसके पीछे कोई होगा। अब अगर संख्या रेखा में बात करें तो एक के पीछे कुछ नहीं है, यानी कि ये किसी भी संख्या की अनुवर्ती नहीं है। कभी दिमाग चले कि यार जीरो की अनुवर्ती है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसका मतलब जीरो इससे पहले है ही नहीं। अगर पूर्ण संख्याओं की बात करते तो बात होती, लेकिन हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, प्राकृतिक संख्याओं में एक किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं होती है, पूर्ववर्ती होती है। पूर्ववर्ती दो की पूर्ववर्ती होती है, लेकिन अनुवर्ती किसी भी संख्या की अनुवर्ती नहीं होती है। मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना देखते समय, और एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस होते जाएंगे। इसमें कम से कम 8 या 9 पॉइंट होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो मैं समझता हूँ ये वाला पॉइंट आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लें जरा, एक मिनट जरा आप सुन लें कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि वो कहेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 20 तक, कहाँ तक? इसका मान पूछ लेगा तुम्हारे से, ठीक है? 20 कह देगा, चलो 20 तक एक हिम्मत सी हमारी पड़ती है कि हम इनको जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 3 हो गए, 3 और 6 10 फिर 15 ऐसा करके जोड़ लोगे आप। 20 तक मान लिया, 1% जोड़ लिया। अगर बाई चांस उसने कह दिया कि 100 तक कर तू इस काम को, तो बच्चों तुम पेपर में इसी काम को करते रह जाओगे, ठीक है नहीं? और काम तमाम हो जाएगा। तो हम क्या करना है इसमें, इसके लिए एक ट्रिक है, इसको क्या, इसका योग याद करने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको तुम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्या है कि लगातार n कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें 100 आया तो ये n की वैल्यू आएगी हमारे पास 100। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है? वो क्या होता है, 1/2 n × n + 1, n × n + 1। यहाँ पर n, व्हाट इज n? n वो है जितने पदों तक हमें निकालना है, और लगातार का मतलब है क्रमागत आने चाहिए पद सारे का। ऐसा नहीं कभी एक के बाद 3 वाला लिख दे कोई उठा के तुम्हारे सामने, 1 2 3 4, इनको सबको जोड़ना कहाँ तक, 100 पदों तक। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, मैं आपको बताऊँ, ठीक है? तो इसका फॉर्मूले का जब आप यूज करोगे तो कैसे निकालोगे, देखो हम लगाते हैं लगातार n मतलब 100 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, 1/2 n, व्हाट इज n? 100, ठीक है नहीं? आपके पास में कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100 + 1। इससे आप कैलकुलेशन कर लो, 50 बार कटेगा ये आपके पास में, तो 50 × 101 है ना, ठीक है नहीं? 5 × 5 5 0 0, 5 × 5 1 0, और आपके पास में ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इनको जोड़ के देखोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जिक्र करते हैं पॉइंट नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कर लेता है वो आदमी, वो कहता है कि इस बार इसका निकालो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते मुझे कह रहा है 10 के स्क्वायर तक का निकाल लो, का मान ज्ञात करो, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने में भी आपको, अगर बेसिक तरीके पे बिल्कुल जाओ, आप 0 पे जाओ, तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है? 1 2 3 4, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है इसी तरीके की। वो क्या है कि लिख देते हैं लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए होता है फॉर्मूला 1/6 n × n + 1, साथ में 2n + 1।
जहाँ पर n क्या है, जहाँ तक हमें ये काम करना है। ऊपर वाले प्रश्न में कहाँ तक करना है, 10 तक करना। तो इसका कितना आ जाएगा, लगातार 10 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 1/6। 10 गुणे 10 + 1 गुणे 20 + 1। समझ में नहीं आई बात, 2 10 ये हो जाएगा। जब इसको काट लेंगे थोड़ा सा सोल्व कर लो, 1/6 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 21। क्या काट लिया जाए, 2 × 6 2 × 5 10 और 3 × 7 21। आपके पास कितना आ जाएगा, 5 × 7 35 गुणे 11। 11 × 55 का 5 का लगे 5 आपके पास में, 11 × 3 33 और 5 होते हैं 38। तो ये आपके पास में आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन वर्क जो है आप आराम से भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर होगी तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में पॉइंट नंबर क्या था, 6 था। एक और पॉइंट इसी तरीके का बनता है जो कि इस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज़ बाद में लिखने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए अब आपके पास में बनता है पॉइंट नंबर कितना, 7 हो गया ना, 7 नंबर आपके पास में आएगा। अगर इस तरीके की कभी कंडीशन है 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, ऐसे ही आपके किसी नंबर तक आ जाए। सपोज उसने हमने कहा कि 20 तक आ गया, कहाँ तक आ गया, 20 तक आ गया, 20 की घात 3 तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, एक सूत्र है, वो क्या है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। आपको समझ में आ रही होगी बात। इसके लिए भी फॉर्मूला बहुत आसान है, वो होता है 1/2 n × n+1 की घात इसकी होल पावर 2। आप दिमाग लगाएं, याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। अगर इसको घात 2 को मैं हटा दूं तो ये वो हो गया लगातार n, सिंपल वाली है ना, बिना घात 1 वाली है ना। इसका होल स्क्वायर कर दो तो घात 3 वाला आ जाएगा आपके पास में। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम इसी तरीके से हल करें, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से हल करें तो क्या होगा हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखिए तो इसी में कर दें, लगातार कितने पद हैं, 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर 1/2 गुणे कितना आ जाएगा, 20 गुणे कितना आ जाएगा, 20 + 1 की होल पावर 2। मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा। इससे जब हम काटेंगे 10 बार ही कटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 21 की घात 2। समझ में आ रही बात, यानी कहने की बात 100 गुणे 21 गुणे 21 कितना होता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 21 गुणा 21 साइड में ले जा करके 21 आ गया, और आज 2 और 4 1 4 4 हैं 441 आपके पास में। तो 100 गुणे 441 मतलब 441 और 00, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये जो आपके पास मैंने बताया आपको 5, 6 और 7, इस पे तो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं पेपर में, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो 5, 6, 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है सर, चलिए अभी तक हमने आपके सामने 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो पॉइंट आपके सामने आ जा रहे हैं वो उनके गुण है, प्राकृत संख्याओं के गुण है, जो कि जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे मैथमेटिक्स के अंदर मुख्यतः 4 क्रियाएं होती हैं, 4 संक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ये 4 संक्रियाएं, हिंदी में संक्रिया, अंग्रेजी में ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, इनके सापेक्ष हमें देखना है, इनके सापेक्ष हमें कुछ गुणों के बारे में जानना है, प्राकृत संख्याओं के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, और सबसे पहला गुण जो होता है आपके पास में, मैंने बताया कि सेट n से लिखते हैं इसके अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है, ये समुच्चय के रूप में। ठीक है, आपके पास में तो क्या करते हैं, इसमें 4 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम आपके पास में होता है संवर्ग। क्या होता है आपके पास में, संवर्ग, संवर्ग का नियम। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ये होता क्या है, ये होता क्या है आपके पास में, इसको मैं समझा देता हूं। हम इस प्रॉपर्टी को, संवर्ग नियम को इन सारे ऑपरेशन के सापेक्ष देखेंगे कि क्या इस समुच्चय के अंदर ये चीजें मिलती हैं या नहीं मिलती।
संवर्ग नियम का मतलब ये होता है, जैसे सबसे पहले हम योग के लिए करते हैं, किसके लिए, यानी कि प्लस के लिए। क्या करो कि इसमें से कोई दो एलिमेंट उठा लो आप, इसमें से कोई दो संख्या उठा लो जो मन पड़े। मान लिया मैंने उठा ली 4 और 3, इन दोनों को अगर मैं जोड़ के रिजल्ट निकाला तो क्या निकला, अगर ये भी इसी सेट से निकल आता है तो हम कहते हैं कि ये संवर्ग नियम योग के सापेक्ष इसमें लगता है। समझ में आई नहीं आई बात? सर संवर्ग नियम के लिए यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर है, किसके अंदर है, नेचुरल नंबर्स के यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर है, बिल्कुल है। आप किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को उठा के देख लो, आप उनको जोड़ के देखो तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, एक प्राकृतिक संख्या 100% प्राप्त होगी। कोई भी उठा के देख लीजिए आप, चाहे 1 + 11 कर लें तो कितना आएगा, 12, 12 कहीं ना कहीं सेट में आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास में संवर्ग नियम जो है ये लिख सकते हैं कि योग के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संवर्ग हैं। समझ में आई बात नहीं, क्या है, संवर्ग, क्लोजर है। ये वाला पॉइंट दिमाग में रख लेना आपको, क्योंकि ये चीजें किताबों में लिखी रहती है, पढ़ता कोई नहीं है। समझ में आई बात नहीं, लेकिन इनको पढ़ना आती है आवश्यक है। जब आप गणित में अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, तो इन चीज़ों को आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि संवर्ग नियम क्या होता है पूछ लिया जाता है कई बार। अगर आप एक टीचर हो, ठीक है, अगर आप किसी या टीचर बनना चाहते हो तो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं, संवर्ग नियम, और भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बच्चों के सामने अगर इस तरीके की चीज़ों को आप पढ़ाओगे तो उनका और भी जो है कि माइंड जो है गणित के प्रति और भी थोड़ा सा विकसित हो जाएगा, ताकि उनको चीज़ें समझ नहीं आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, दूसरा नियम आपके पास में। अच्छा हाँ, एक बात और डिस्कस कर लें, हमने योग के लिए देख लिया, क्या माइनस के लिए भी संवर्ग होगी ये, देखते हैं। क्या हमने 2 नंबर उठाए, मान लिया मैंने 3 में से 4 घटाया, कितना आया, माइनस का 1 आया, कितना है, क्या माइनस का 1 इस सेट में मिलेगा, इसका मतलब इसके सापेक्ष कभी भी संवर्ग नहीं होगा। माइनस के सापेक्ष यानी कि घटाने के सापेक्ष संवर्ग नहीं होगा। दूसरी बात किसके बारे में चेक कर लेते हैं, चलो, किसके लिए, गुणा के लिए। कोई 2 एलिमेंट उठाइए इसमें से, तो 2 × 5 कर लिया सपोज, कितना, 2 × 5 = 10, तो ये क्या एलिमेंट इसमें मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। इसका मतलब गुणा के सापेक्ष भी ये क्या है, संवर्ग है। भाग, ठीक है, भाग के लिए क्या करें हम, यानी कि लिख लीजिए यहाँ पे, गुणा के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संवर्ग है। बिल्कुल ठीक आ रही समझ में। भाग के सापेक्ष हो पाएगा, कोई 2 नंबर उठाइए आप, मान लिया आपने उठाया कि पहला नंबर तो 3 उठा लिया, दूसरा नंबर हमने 5 उठा लिया, 3/5 जो निकल के आएगा क्या है, ये कुछ दशमलव में आएगा, तो ये क्या इसमें मिल पाएगा, इसके नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या कभी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब, लेकिन कुछ केसेस में हो सकती है, आप गुरु जी मैं तो उठाऊंगा, मैं तो 10 उठा रहा और नीचे 5 है, 5 दूनी 10 मिल गया 2, कुछ केसेस में होगी और कुछ केसेस में नहीं होगी। लेकिन हमें तो सभी के लिए काम करना भाई, प्रत्येक संख्या, कोई खास रिश्तेदारी नहीं है हमें कुछ खास संख्याओं से, हमें तो सभी के लिए नियम देखना कि काम करेगा नहीं करेगा, ये सभी के लिए काम नहीं करेगा। इसका मतलब ना तो ये काम कर रहा और ना ये काम कर रहा है, सिर्फ ये 2 काम कर रहे हैं संवर्ग के केस में। बिल्कुल ठीक बात है, ये चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को बोरियत आती है इन चीज़ों को पढ़ने में, लेकिन वो बोरियत के चक्कर में अपना बहुत कुछ मिस कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको याद रखना जरूरी है। एक दूसरी चीज़ और होती है हमारे पास में, ठीक है, क्या होती है दूसरी चीज़ में आपके पास में आता है, दूसरा नियम है इसी का ही, मुझे लगता है ये शायद 8वां 9वां पॉइंट होगा, है ना, 9th है ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वो होता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है आपके पास में, अंग्रेजी में इसको आपके पास में कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, या फिर आपके पास में कुछ भी एक्सिमम, ठीक है, आपके पास में। तो चलो, क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि हमारे पास फिर वही 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। सबसे पहले किसके लिए देखते हैं, प्लस के लिए। क्रम विनिमय नियम, अगर मैं 2 संख्याओं को जोड़ूं, 2 + 3 करा, क्या बराबर होगा 3 + 2 के, मतलब संख्याओं का क्रम अगर बदल दें तो जो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो समान आना चाहिए।
तो 2 + 3 बराबर होगा 3 + 2 के, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चाहे 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। मतलब कहने की बात यह है कि प्लस वाले केस में ना आपके पास में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे किसी भी क्रम में जोड़ लें आंसर हमेशा समान ही आएगा। तो यानी कहने की बात यह पॉइंट हमारा निकल करके ही आया, ठीक है नहीं। प्राकृत संख्याओं में योग जो है यानी कि जोड़ना है ना, योग क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय आपके पास में है। ये पॉइंट समझ में आया। चलिए अब चेक करते हैं क्या ये माइनस में भी क्रम विनिमय होगा। मैंने इसी केस को डिस्कस करते हैं कि 2 - 3 बराबर होगा 3 - 2 के, इसका मान तो -1 कि 1 बिल्कुल कतई भी बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास में ये केस फेल हो गया, ये केस फेल हो गया। अब किसके बारे में चेक करते हैं भाई, गुणा के बारे में। इसी में कर लेते हैं 2 × 3 बराबर होगा 3 × 2 के 6 बराबर 6, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं में यहाँ भी में आता में गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन क्रम विनिमय है। समझ में आई बात, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे। क्या भाग में भी क्रम विनिमय है, चेक कर लेते हैं। अगर मैं बाई चांस 2 को भाग करूं, सॉरी ऐसे कर लो, 4 को भाग करो 2 से और फिर 2 को भाग करो 4 से, क्या बराबर होगा, क्रम का फर्क पड़ेगा, नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये तो 2 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, तो ये कभी भी फेल, ये भी केस आपका फेल हो जाएगा इस केस में। इसका मतलब गुणा और जोड़ के लिए ही क्रम विनिमय रहेगा, बाकी किसी के लिए क्रम विनिमय नियम नहीं रहेगा। चलिए 10वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। 10वां पॉइंट क्या है, योग का वो होता है आपके पास में सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, सहचर्य को अंग्रेजी में आपके पास में बोला जाता है एसोसिएटिव। कैसा, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ आपके पास में। एसोसिएटिव लॉ क्या है, वही हमारे पास में फिर से हम चारों के सापेक्ष चेक करेंगे कि प्लस में, माइनस में, गुणा में और भाग में, इनमें कौन कौन से केसेस में आपके पास में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है कि हम 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं। मैं आपको बात बता दूं कि क्रम विनिमय के लिए तो 2 एलिमेंट लेके चल रहे थे और सहचर्य के लिए हम 3 एलिमेंटों में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कोई 3 एलिमेंट उठा लीजिए इसमें से। मान लिया मैंने करा कि 2 में अगर मैं 3 + 4 बाद में करूं, मतलब पहले मैंने 2 अलग लिखा, इन दोनों को जोड़ लिया, या फिर ऐसा कर लें 2 और 3 को पहले जोड़ दें, 4 को बाद में जोड़े। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं सहचर्य नियम। तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो ये 9 बराबर 9। इसका मतलब क्या है हमारे पास में 9 बराबर 9 का मतलब क्या है कि हमारे पास में प्लस के केस में, इस वाले केस में सहचर्य नियम है। यहां लिख देंगे इस पॉइंट को कि क्या आपके पास में योग के सापेक्ष, ठीक है नहीं, प्राकृत संख्याएं सहचर्य नियम का पालन करती हैं, सहचर्य नियम का पालन करती है। मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा। आप दोबारा आराम से, वीडियो लंबी हो जाएगी बेकार में, कि आप अगर माइनस के लिए चेक करेंगे तो मैं लिख देता हूँ कभी नहीं पालन करने की, चाहे आप देख लेना, करके देख लो, 2 - -3 कभी भी पालन ये नहीं करेंगी, सही बात। लेकिन गुणा में करेंगी, आप देख लो गुणा में कि 3 × 4 बराबर होगा 2 × 3 × 4, चाहे आप चेक करके लिख लीजिए। 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, ठीक है, ये भी 24 बराबर 24। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, गुणा के सापेक्ष भी क्या होगा, ये सहचर्य नियम का पालन करेंगे। आप इसी सेंटेंस को दोबारा से बना करके लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर आप भाग के लिए भी चेक करोगे ना, भाग के लिए बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आप देख लो कि 2 भाग 3 भाग 4 बराबर 2 भाग 3 भाग 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में, इसका मतलब क्या है हमारे पास में कि यानी कि 2 भाग बाद में रखो, इसको करो 3/4 बराबर 2/3 नहीं हो पाएगा, चाहे देख लेना आप करके, इसके केस में भी ये नहीं हो पाएगा, चाहे आप देख लेना करके, तो ये भी इसमें भी फेल हो जाएगा मामला। तो आप समझते हो कि सहचर्य नियम में भी हमारे 2 ही ऑपरेशन संक्रियाएं काम कर रही हैं, एक तो प्लस वाली और एक
गुणा वाली, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सबसे लास्ट टॉपिक है जो कि इस वीडियो का एंड भी होगा, वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी पूरी। ये है आपके पास में लास्ट वाला पॉइंट जो बनता है, वो बनता है वितरण नियम। वितरण मतलब लिख दिया यार, नहीं लिखा था, वितरण नियम। वितरण नियम का अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है नहीं, वितरण नियम के अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस डी को बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास में वो क्या होता है कि वो ऐसा होता है जैसे कि हम 3 बाहर रखें और 4 + 5 अंदर कर लें, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए समझ लीजिए पहले, बाद में नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 3 की गुणा को हम इन दोनों के योग पर वितरित करेंगे, 3 की गुणा को इन दोनों के योग पर वितरित करेंगे, यानी कहने की बात यह है कि 3 × 4 + 3 × 5, तो यानी कि आ जाएगा आपके पास में 12 + 15, यानी कि आपके पास में 27। तो ये वितरण है, इसको क्या कहते हैं, वितरण है कि गुणा को हम योग पे वितरित कर सकते हैं, गुणा को हम योग पे वितरित कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वितरण नियम। प्राकृतिक संख्याओं में ये नियम काम करता है हमेशा, हमें इसके लिए अलग अलग केसेस को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 गुणा और योग का एक संयुक्त नियम है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो चुकी है आपकी, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को कभी भी कट करके ना देखें, तो आपको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखें और आपको और अच्छा लगेगा। एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेहतरीन तरीके से आप अपने समय का सदुपयोग करते रहें, क्योंकि ये जो समय है, ठीक है, इसको अगर पकड़ लिया तो ज़िंदगी बन जाएगी, अगर इसको छोड़ दिया तो भैया फिर कहीं के नहीं रहोगे। धन्यवाद।